आज हम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर जो कि 6 दिसंबर 2025 को हुआ था उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम फर्स्ट 50 एमसीक्यूज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और फिर इसी वीडियो के पार्ट 2 में आप नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज की जो है वो डिटेल डिस्कशन जो है वो सुन पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आए उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि हर वो स्टूडेंट जिसने इलेक्शन कमीशन एक्ट के पेपर में से 60% मार्क्स लिए होंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फेज के लिए जो है ऐसे के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट 60% मार्क्स जो हैं वो लेने होंगे। अब मेरिट कहाँ पे रुकेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में अभाम चल रहे हैं आप इन सारे के सारे अभाम को जो है वो अपने ब्रेन से निकाल दें। हर वो स्टूडेंट जो 60% मार्क्स लेगा वो ऐसे के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरा ये कि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं आपके पेपर में फ्राइडे वाले दिन जो पेपर हुआ उसमें आए तो उनको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर हम फर्स्ट 50 एमसीक्यूज और पार्ट 2 के अंदर जो है नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज पर बात करेंगे। अगर आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट सेशन या लेक्चर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपको तैयारी करवाते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के जरिए से आप सेशन का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि अबंडेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या है। तो अबंडेंट का लिटरल मीन होता है लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज का पाया जाना, इसलिए इसका जो करेक्ट सिनोनिम आएगा वो प्लेंटीफुल आएगा। मीन कोई भी चीज जो वाफिर मिकदार में हो, लार्ज अमाउंट के अंदर हो, उसके लिए हम अबंडेंट या प्लेंटीफुल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब ये 4 ऑप्शन वाले सेंटेंस हैं, इनमें आपने ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसकी पंक्चुएशन भी एक्यूरेट है। अगर आप इन चारों ऑप्शंस पे गौर करें तो आप गौर से देखेंगे कि जो बेसिकली चार्ली ऑप्शन है, इट्स रेनिंग आउटसाइड, टेक एन एम्ब्रेला, ये ज्यादा करेक्ट मिल रहा है क्योंकि ये कंप्लीटली पंक्चुएटेड है। इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, चार्ली, क्योंकि इट्स जो है ये बेसिकली इट इज को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेमी कॉलन जो है वो भी इसमें प्रॉपरली यूज्ड है। तो हमारा जो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस होगा वो चार्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस आएगा वो हमारे पास नेदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। बेसिकली याद रखेंगे जब भी किसी सेंटेंस के अंदर नेदर आ जाए, एदर आ जाए, तो इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं और उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इज इस्तेमाल करते हैं, ना आर इस्तेमाल करेंगे ना वर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, अगरचे बॉयज लगा हुआ है लेकिन पीछे नेदर आने की वजह से नेदर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बीटा आएगा, नेदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चूज द बेस्ट वर्ड, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये हमें कुछ चीज जो है वो क्लियर करवा रहा है, और वो क्या क्लियर करवा रहा है कि उसकी वजाहत इतना जामे थी, इतना क्लियर थी, इतना हेल्पफुल थी कि जिस बंदे ने भी उसको समझना चाहा वो आसानी से जो है वो समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 वर्ड्स में से वो वर्ड जो क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड का मीनिंग देगा वही बेसिकली इसमें फिट आएगा ब्लैंक के अंदर, जो कि बीटा है। तो बीटा में देखें जो ल्यूसिड वर्ड है इसका लिटरल मीन होता है क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो ल्यूसिड दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ आई डैश अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। बेसिकली ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हैड प्लस पार्ट अपना पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी, इसलिए जवाब हमारे पास आएगा आई हैड लिफ्ट द ट्रेन एदर
आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। वुड आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, याद रखेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूज करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली बनेगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लास, आई विल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। अब स्टूडेंट इसमें बेसिकली दो क्लासेस हैं, तो जो पहली क्लास है वो इनडिपेंडेंट क्लास है और जो दूसरी क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास है। अगर आपके पेपर में जो है अंडरलाइन ये फर्स्ट क्लास थी तो फिर तो इसका आंसर जो है वो अल्फा आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पेपर में जो है वो अनटिल यू रिटर्न वो अंडरलाइन समझेगा और ये वाली क्लास जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्लास कहलाती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। डिपेंडेंट क्लास बेसिकली अनटिल यू रिटर्न जो है ये अकेले एलोन जो है स्टैंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करती है, मेन क्लास के ऊपर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। स्टूडेंट ये जो की है इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पेपर में कितना मार्क्स जो है वो आने वाले हैं, क्योंकि इसको एक्यूरेटली जो है वो मेजर किया गया है ताकि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन जो है वो रिमेनिंग ना रहे। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट वर्ड, बुक इज फॉर रीडिंग। यहां पर बेसिकली एनालॉगी इस्तेमाल हुई है कि बुक रीडिंग के लिए है, तो फॉर्क किसके लिए होगा, फॉर्क कांटे को कहते हैं, तो याद रखेंगे हम फॉर्क यूज करते हैं किसके लिए, ईटिंग के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, डेल्टा आएगा यानी ईटिंग। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप। गिव अप का करेक्ट मीनिंग जो है वो क्या है, तो गिव अप का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है स्टॉप ट्राइंग या सरेंडर करना, इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक होगा। टू सरेंडर जो है करना, ये बेसिकली गिव अप का जो है एक्यूरेट सिनोनिम होगा या मीनिंग होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी इज कीन डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। याद रखेंगे कीन कहते हैं शौक को, मुश्ताक को, शौकीन को, तो कीन ऑलवेज बी ऑन होगा, इसके साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, अल्फा आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। ये वर्ड बेसिकली अकोमोडेट है और अकोमोडेट में याद रखिएगा डबल सी और डबल एम आता है। अब जिसमें डबल सी और डबल एम लगा हुआ है वो हमारा एक्यूरेट होगा, तो आप गौर से देखें ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी, ये हमारे पास करेक्ट होगा। और इसके अलावा जो है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी जो है ये कंपैरेटिवली सिमिलर है, तो अल्फा भी इसमें जो है वो ठीक हो सकता है और चार्ली भी, क्योंकि ये दोनों सेम स्पेलिंग जो है वो लिखे गए हैं। हाँ अलबत्ता आपके पेपर में इनमें से अगर कहीं चेंजेस थी तो आपने याद रखना है जो अकोमोडेट के करेक्ट स्पेलिंग है वो बेसिकली ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन आ गया है, तो पहला है विच प्रिंसिपल इन इस्लाम एम्फासाइजेस रीजनिंग एंड एनालॉजी व्हेन द डायरेक्ट टेक्स्ट्स आर एब्सेंट, तो जवाब आएगा कियास। बेसिकली इसमें हमें यह बताया गया है कि इस्लाम का वो कौन सा असूल है जो बराह रास्त जो है नस मौजूद ना हो तो दलील और कयास से जो है काम हुक्म निकालता है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास कियास आएगा, बीटा। करेक्टिवली ऑप्शन में जाते जो है वो बीटा था। जब कुरान और हदीस में किसी मसले का बराह रास्त जिक्र ना हो तो उलमा उसमें मौजूद मसले की मिसाल से मिसाल देकर जो है वो क्या करते हैं, नया हुक्म जो है वो निकालते हैं। इस तरीके को हम कियास कहते हैं और ये इस्लामी फिक्का का एक अहम असूल जो है वो समझा जाता है। विच कैलिफ इज क्रेडिट विद स्टैंडर्डाइजिंग द कंप्लीशन ऑफ कुरान, के किस खलीफा ने कुरान पाक को एक मुकम्मल जामे अंदाज में जो है सबसे पहले उसकी कंपाइलेशन की, तो कंपाइलेशन करने वाले खलीफा स्वयं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बेसिकली हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान पाक की एक म्यारी कापी तैयार की गई ताकि उम्मत में इख्तलाफ ना रहे। इस नुस्खे को हम मसहफ़े उस्मानी कहते हैं और इसी के मुताबिक आज कुरान दुनिया भर में मौजूद है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच स्कूल ऑफ थॉट emphasizes strict adherence of hadith in the Islamic jurisprudence,
तो याद रखिएगा हमली। यानी इस्लामी फिक्का का वो मकतबा फिक्र कौन सा है जो कयास की निस्बत हदीस पर ज्यादा जोर देता है, तो याद रखिएगा हमली फिक्का। हमली फिक्का में हदीस को सबसे बड़ी शरई दलील माना जाता है। अगर हदीस मौजूद हो तो कियास या दलील जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसलिए हमली फिक्का हदीस पर सख्त अमल को तरजीह देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच कुरानिक सूरा इज नेम्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड आल्सो कंटेन स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट्स। कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जो एक नबी के नाम पर है, एक प्रॉफिट के नाम पर है और उसमें कई सारे प्रॉफिट्स का जिक्र है? तो सूरत यूसुफ। सूरत यूसुफ बेसिकली यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया बयान करती है और साथ ही दीगर अंबिया के वाकयात और नसीहतें भी इसमें शामिल हैं। ये कुरान की बहुत अहम तारीखी और इखलाकी सूरत जो है वो समझी जाती है। विच टर्म डिस्क्राइब द कॉन्सेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर ऑन लीगल इश्यूज इज नोन एज इजमा। बेसिकली इस्लामी कानून में उलमा की इत्तफाक राय को क्या कहते हैं? इजमा कहते हैं। जब किसी मसले पर तमाम उलमा एक ही नुक्ता नजर पर मुत्तफिक हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? इत्तफाक। उस इत्तफाक को हम इजमा कहते हैं। और इजमा भी कुरान और हदीस के बाद एक अहम शरई जो है दलील माना जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच सूरा इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम स्टेट। तो याद रखेंगे सूरा अल माइदा। सूरा अल माइदा जो है उस वक्त नाजिल हुई जब मदीना में मुसलमानों की एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी और मुसलमानों को मुख्तलिफ कवानीन निज़ाम हुकूमत और समाजी असूलों की ज़रूरत थी। इस सूरत में तफसीली हिदायत जो हैं वो सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने जो है वो नाजिल की, जैसा कि आहद की पाबंदी और मुख्तलिफ तरह के मुआहदात हैं, खाने पीने के कवानीन, डाइटरी लॉज जिसे हम कह सकते हैं, हज और उम्रा के कवानीन जो हैं, अदालती और इखलाकी असूल, इसके अलावा रियासती नज़्म व नस्क जो है और हुकूमती असूल और अदल कायम करना जो है, ये सारे का सारा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है जो एक मुस्लिम स्टेट को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। और ये सारे का सारा सूरत अल माइदा के अंदर जो है वो बताया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रीटी अलाउ द मुस्लिम इन मदीना इन को एग्जिस्ट विद नॉन मुस्लिम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि यहां पर बेसिकली ये बताया गया है कि मदीने में मुसलमान और नॉन मुस्लिमों के दरमियान जो एक ट्रीटी, एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे का नाम क्या है? तो उसको हम ट्रीटी ऑफ मदीना या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कहते हैं। उर्दू में मिसाके मदीना कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको जो है आप सुलह हुदैबिया के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। सुलह हुदैबिया बेसिकली मक्का के कुफार और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा था। मुसलमान माइग्रेट करके जो है वो मदीना आ चुके थे और ये मदीना वालों के दरमियान जो मुआहदा है इसको हम बोलते हैं मिसाके मदीना। ये एक तहरीरी मुआहदा था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों और गैर मुस्लिम कबाइल के दरमियान कायम किया। इस मुआहदे के जरिए सब लोग एक सियासी कम्युनिटी बन गए, सबको मजहबी आज़ादी मिली, अमन व इंसाफ जो है इसका निज़ाम कायम हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसी मिसाके मदीना में पॉसिबल हो सकी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच प्रिंसिपल अलाउ आ जूरिस्ट टू इशू अ लीगल ओपिनियन ऑन रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। इसको हम नाम देते हैं इस्तेहसाल। बेसिकली स्टूडेंट याद रखिएगा कि कौन सा असूली फिक्का जो है वो अवामी मफादात और दलील की बुनियाद पर शरई राय देने की इजाजत देता है। तो याद रखेंगे वो इस्तेस्लाह जो है इसे हम कहते हैं। इस्तेस्लाह जो है वो बेसिकली वो असूल है जिसमें अवामी फायदे को देखकर किसी नए मसले पर जो है वो राय दी जाती है। विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग उमैयाद पीरियड। उमवी दौर में बेसिकली हदीसें जमा करना जो है वो किसने शुरू किया? तो याद रखेंगे सबसे बड़ी कलेक्शन जो है वो कैलिफ उमर II यानी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने की। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस की बाकायदा कंपाइलेशन का हुक्म दिया और इनके दौर में अहादीस को तहरीरी शक्लों में जमा करके इकट्ठा किया गया, जो अहादीस की हिफाजत के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कदम समझा जाता है। इस विच क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इज नोन फॉर द वर्क अल मोता। बेसिकली अल मोता किस मशहूर आलिम दीन की तसनीफ है? तो याद रखिएगा ये इमाम मालिक बिन अनस की तसनीफ है।
इमाम मालिक बिन अनस ने अल मौता लिखी, जो हदीस और फिक्का का बहुत बड़ा मजमुआ है और इसे हदीस की बेहतरीन इब्तदाई किताबों के अंदर शुमार किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इमाम मालिक। अब जीके और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड द यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन के दरमियान कौन सा ट्रीटी जो है वो कायम हुआ? तो याद रखेंगे यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ट्रीटी कायम हुआ उसको हम मास ट्रैक्टाई ट्रीटी के नाम से जो है वो जानते हैं। ये जो मास ट्राइकेट ट्रीटी है ये बेसिकली 1992 में हुआ। 1993 के अंदर जो है इसको नाफिज किया गया। इस मुआहदे के जरिए यूरोपीय यूनियन को सियासी और मुआशी इत्तेहाद के तौर पर जो है वो नुमाया किया गया। इसका जो बेसिक पर्पस था वो यूरोपीय यूनियन सिटीजनशिप जो है इसके तस्वुर को अहमियत देना, जो यूरो करेंसी है इसकी बुनियाद रखी गई, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी जो है खारजा और सलामती की जो पॉलिसी है इसका मुश्तरका निज़ाम बनाया गया, जस्टिस और होम अफेयर्स वगैरह में ताउन की बुनियाद रखी गई। इस मुआहदे ने पूरे यूरोप को एक मुआशी बुलाक के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया। यानी ये यूरोपीय यूनियन की तारीख का एक बहुत बड़ा मुआहदा और एक बहुत बड़ा संगे मील जो है वो समझा जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है G5 कंट्री अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ फलस्तीन इन सितंबर 2025 फ्रांस। सितंबर 2025 में किस G7 मुल्क ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स फ्रांस। 2025 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के सेशन के दौरान फ्रांस ने बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट ऑफ फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा फलस्तीन के प्रेसिडेंट एमैनुएल मैक्रोन ने जो है इस सबसे पहले ऐलान किया और इसके साथ साथ जो है यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने भी तस्लीम किया। तो ऑप्शन में जस्ट फ्रांस था, इसलिए आपका फोकस जो है वो फ्रांस पर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वीटो? जो WTO है इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखेंगे WTO एक आलमी इदारा है जो बैनुल-अक़वामी तिजारत के कवानीन जो है बनाता है। इसका मकसद तिजारत को प्रिडिक्टेबल, स्मूथ और फ्री बनाना, मुमालिक के दरमियान ट्रेड डिस्प्यूट्स को हल करना, इसके अलावा एक्सपोर्ट रूल्स जो हैं, इंपोर्ट रूल्स जो हैं, इनको मुनज़्ज़म करना जो है इसका काम है। इसलिए जो WTO का बुनियादी मकसद है वो इंटरनेशनल ट्रेड को आसान और मुनज़्ज़म करना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, विच कंट्री इज होस्ट द यूरोपियन लीडर समिट 2025? जो 2025 में यूरोपियन लीडर्स का समिट हुआ था उसमें होस्ट तो बहुत सारे मुमालिक ने किया, लेकिन जो सबसे मशहूर कंट्री था वो याद रखेंगे वो बेल्जियम था। 2025 में यूरोपीय रहनुमाओं के समिट की मेजबानी किस मुल्क ने की? तो याद रखेंगे बेल्जियम जो है इन्होंने की। समिट आमतौर पर ब्रसल्स बेल्जियम का दारुल हुकूमत है उसमें हुई और 2025 में ज्यादातर अहम इजलास जो हैं वो कहां मुनक्किद हुए? याद रखेंगे स्टूडेंट्स बेल्जियम के अंदर ही हुए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन अडॉप्टेड इन 2015? तो पेरिस एग्रीमेंट। तो यहां स्टूडेंट्स बेसिकली हमें यह बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन का एग्रीमेंट जो है वो क्या कहलाता है? पेरिस एग्रीमेंट कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा आलमी मुआहदा था जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए 2015 में पेरिस में मंजूर हुआ और इसका मकसद जो है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक महदूद करना, माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और क्लीन एनर्जी का फिरोग जो है वो यकीनी बनाना। और इसको दुनिया के 196 कंट्रीज ने जो है वो मंजूर किया। ये भी सवाल आ सकता है कि इसमें कितना मुमालिक ने जो है वो दस्तखत किए, तो आप बता देंगे 196। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? तो रेड प्लेनेट हम किसको बोलते हैं? मार्स को कहते हैं। बेसिकली मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड की वजह से इस जिसको हम जंग भी कहते हैं ये सियारा हमें सुर्ख दिखाई देता है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट कहते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है दुनिया का वो दरियाए नील है। इसकी लंबाई तकरीबन जो है 6650 किलोमीटर है और आमतौर पर इसे दुनिया का सबसे
लंबा दरिया जो है वो माना जाता है। इस पर कुछ डिबेट्स तो हैं इसकी लंबाई से मुतालिक, लेकिन आज भी दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है वो दरिया नील को ही माना जाएगा। द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टेम्ड फ्रॉम विच इवेंट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेजर असैसिनेशन। बेसिकली जून 2023 में हरदीप सिंह नेजर जो कि एक सिख कारकुन था, उसको कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया। कनाडा ने इल्जाम लगाया कि इस कत्ल के पीछे इंडिया का हाथ है और इस वाक़े की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिफ्ट था वो शुरू हुआ। नेक्स्ट है कोई स्टूडेंट, विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट हेल्ड इन द चिंगडू इन द अगस्त 2025 वर्ल्ड गेम्स? तो बाद स्टूडेंट्स इसको एशियन गेम्स में भी डाइवर्ट करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट जो जवाब आएगा स्टूडेंट वो वर्ल्ड गेम आएगा। बेसिकली वर्ल्ड गेम 2025 चीन के शहर चिंगडू में जो है 7 से लेकर 17 अगस्त 2025 को मुंतखब हुए। ये खेलों के आलमी यूनिट थे जो डायनामिक्स तौर पर जो है वो कंट्रीज जो ओलंपिक्स में शामिल नहीं थे उनको जो है इकट्ठा करके यहां इवेंट जो है वो करवाया गया। नेक्स्ट है जी, विच AI मॉडल वाज रिलीज रिसेंटली? GPT-5। बेसिकली ओपन AI ने नेक्स्ट जनरेशन मॉडल GPT-5 जो है वो रिलीज किया अगस्त 2025 के अंदर, और इसको हम सबसे ज्यादा लेटेस्ट मॉडल जो है वो काउंट करते हैं। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर? स्टूडेंट अगर अब की बात करें तो अब जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अबूरी तौर पर जो हैं तो वो बेसिकली राजा फैसल मुमताज राठौर हैं। अब वो तो यहां ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा? नन ऑफ दीज आजकल के मुताबिक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, क्योंकि राजा फैसल मुमताज राठौर जो हैं ये 17 नवंबर 2025 को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो संभाला। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अनवारुल हक साहब जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब तहरीक चली, तो उनको ये ओहदा मिला। 2023 से 25 तक जो है इसके वजीर आजम रहने वाले जो लोग बंदे थे वो अनवारुल हक थे। इसलिए स्टूडेंट्स इनमें हमारा जो पेपर चेकर है या पेपर बनाने वाला है वो कौन सा ऑप्शन ठीक कर सकता है? तो इन दोनों में से कोई आ सकता है। अगर जवाब जो है वो प्रीवियस की के मुताबिक चेक होगा तो याद रखेंगे कि नवंबर 2025 तक जो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी अनवारुल हक थे, लेकिन अब जो है वो नहीं रहे। अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेसिकली कौन है? फैसल मुमताज राठौर है, याद रखेंगे। और इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से है और इनको जो है वो बनाया गया है, अनवारुल हक को तहरीक अदम एतमाद के जरिए से जो है हटाया गया है। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? बड़ा सिंपल सा MCQ। मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड इमंग टॉप 100 इन द एशिया इन 2025। 2025 के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई एशिया की, उसमें जो सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आती है वो नस्ट आती है और इसका जो है 67वां नंबर है, याद रखेंगे। लेकिन वो तो क्योंकि यहां ऑप्शन में नहीं है तो दूसरे नंबर पर जो आती है वो 84 पे हमारी कायदे आजम यूनिवर्सिटी आती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अल्फा आएगा, यानी कायदे आजम यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर कायदे आजम के साथ यहां पर नस्ट भी ऑप्शन होता तो फिर हमारा स्टूडेंट जवाब जो है वो नस्ट आता, ना कि कायदे आजम आता, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है जी, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा वजीर आला कौन है? इसमें भी कंफ्यूजन है। वजह यह है कि अब इन ऑप्शंस में तो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट बात करें ना गिलगित बल्तिस्तान का मौजूदा वजीर आला कौन है, तो मौजूदा वजीर आला जो है वो बेसिकली केयर टेकर CM है, यार मोहम्मद खान साहब के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने 26 नवंबर 2025 को जो है वो हलफ उठाया, क्योंकि पिछली असेंबली की 5 साल मुद्दत जो है वो 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल हुई, इसलिए इंतखाब होने तक
निगरान हुकूमत कायम हुई और पिछले मुंतखब वजीर आला जो हैं वो हाजी गुलबर्ग खान थे। अब स्टूडेंट अगर इस बेस पर देखा जाए तो पहले कौन थे? गुलबर्ग खान। लेकिन अब कौन है, इस टाइम कौन है? तो याद रखेंगे वो हैं यार मोहम्मद खान साहब। इसलिए नन ऑफ दीज भी वो ठीक कर सकता है ऑप्शन में, और बीटा जो है वो भी ठीक कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमिश्नर वालों की के ऊपर कि वो किसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट है जी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। करारदाद मकासद किस वजीर आजम ने जो है वो पेश की? तो याद रखेंगे लियाकत अली खान साहब ने जो है इसको पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान की आईनी बुनियाद है। इसको 7 मार्च 1949 को वजीर आजम लियाकत अली खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो पेश किया और 12 मार्च 1949 को जो है इसे मंजूर किया गया। ये करारदाद पाकिस्तान के आइन में इस्लामी नजरियात और जमहूरी असूलों की बुनियाद जो है वो रखती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, which Pakistani economist is known as the architect of the country's 1973 economic policies and nationalization? तो अब्दुल हफीज पीरजादा। 1973 की मुआशी पॉलिसियों और नेशनलाइजेशन के मामार किस माहिर माशियात को कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे अब्दुल हफीज पीरजादा। अब्दुल हफीज पीरजादा वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में फिनांस, लॉ एंड एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो रहे हैं। 1972 से नेशनलाइजेशन की क़यादत की। बड़े बैंक, इंडस्ट्रीज, इदारे कौमी मालियत में लाने का जो है वो प्लान बनाया। पाकिस्तान के 1973 आइन की बुनियादी जो खालिक हैं, फादर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपको अब्दुल हफीज पीरजादा साहब को समझा जाता है और आइनी और मुआशी पॉलिसियों में आपका किरदार एक बुनियादी किरदार माना जाता है। द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was passed in Pakistan's Constituent Assembly in which year? तो आप बताएंगे 1949। यानी पाकिस्तान की करारदाद मकासद किस साल मंजूर हुई? तो मैं आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करवा आया हूं। 12 मार्च 1949 में जो है ये मंजूर की गई और इसमें डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन पर ब्रीफली डिस्कशन की गई। द कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया was first formally brought to the United Nation in which year? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1948। पाकिस्तान ने जनवरी 1948 में पहली बार मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में उठाया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर जो है ये की और लोगों को यानी कि दोनों ममालिक को मिल बैठकर जो है सालसी का किरदार अदा करते हुए मसले को जो है आम तफहीम के साथ हल करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आफ्टर द जनरल जिया मार्शल लॉ? तो 18th अमेंडमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट 2010 में हुई और इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया। सदर के अख्तियारात कम कर दिए, वजीर आजम के अख्तियारात बहाल कर दिए गए, सूबों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अख्तियार दिए गए, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसको क्या किया गया? इन्हांस किया गया। और ये आम तौर पर जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन की सबसे बड़ी तरमीम जो है वो समझी जाती है 18th अमेंडमेंट, और काफी बार पेपर के अंदर पूछी भी जाती है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानी आइन में बुनियादी हकूक किस किस आर्टिकल में हैं? तो स्टूडेंट याद रखेंगे ये 8 से लेकर 28 तक सारे आर्टिकल जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के चैप्टर 1 पार्ट 2 में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनसे मुताल्लिक हैं, यानी राइट ऑफ लाइफ एंड द लिबर्टी, जिंदगी और आज़ादी का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार राय की आज़ादी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबके लिए बराबरी, रिलीजियस फ्रीडम, मजहबी आज़ादी, ठीक है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट्स इसी में आते हैं। ये हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी आईनी हक भी माना जाता है। विच पार्टी वॉन द लास्ट इलेक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम? तो याद रखेंगे लेबर पार्टी।
बेसिकली 2024-25 में यूनाइटेड किंगडम में, बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी ने जो है वो कामयाबी हासिल की। विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रबीउल अव्वल। हिजरत मदीना का वाकया जिस महीने में मुकम्मल हुआ वो रबीउल अव्वल है। इस माह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, इसी वजह से बाज उलमा इसको हिजरत का महीना कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि बाकी मंथ में भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन हुई, लेकिन जो मेन मंथ क्योंकि मंसूब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से, तो वो रबीउल अव्वल का महीना है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा रबीउल अव्वल आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर कब बना? तो बड़ा मशहूर वाकया है 1998। पाकिस्तान ने अपना पहला कामयाब एटमी तजर्बा जो है 28 मई 1998 में किया, जिसको यौम तकबीर कहा जाता है। इस दिन पाकिस्तान एटमी मुल्क जो है वो बना। फाटा मर्ज्ड विद केपीके अंडर विच अमेंडमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2018 में हमारे आइन में 25वीं तरमीम के जरिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया। कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली ने इस तरमीम की क्या दी? मंजूरी दी। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 19th। बेसिकली 19A आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन में। आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी को जो है वो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है। ये राइट 18वीं अमेंडमेंट के जरिए से जो है वो शामिल किया गया है। याद रखेंगे। कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज, यूक्रेन का जो दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है वो कीव है। इसको हम कीव के नाम से जो है वो जानते हैं। फर्स्ट फीमेल माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान इज, तो वो समीना बेग है। बेसिकली पाकिस्तान की पहली खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो समीना बेग है। उन्होंने 2013 में कामयाबी हासिल की। बाद में तकरीबन 2019 के आसपास जो है नाइला कियानी ने भी कामयाबी हासिल की, लेकिन पहली जो पाकिस्तानी खातून जिसने माउंट एवरेस्ट को सर किया वो समीना बेग है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट प्लेटो इन द पाकिस्तान? दोसाई प्लेन्स। याद रखेंगे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुलंद पहाड़ी मैदान जो है वो कौन सा है? वो दोसाई मैदान है। और दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा जो है प्लेटो माना जाता है। इससे पहले यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटो जो है वो चीन से होता हुआ तिब्बत को जो है हम ज्यादातर अहमियत देते हैं, वो फर्स्ट नंबर पर है। और दोसाई प्लेन्स जो है ये दूसरे नंबर पर है। इसकी औसत बुलंदी तकरीबन 4114 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर जो है हमारे निजाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, जिसको हम मुश्तरी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट गैस डू प्लांट टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस? जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? सिंपल साइंस का एमसीक्यू था। याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट फोटोसिंथेसिस में 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक लाइट एनर्जी जो सूरज से आती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा पानी। और बदले में बनाते क्या हैं? एज अ प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाते हैं और एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रीवियस लेटेस्ट जो पेपर हुआ है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, उसके फर्स्ट 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके पेपर में थे उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टेस्ट के पार्ट 2 के साथ जो है वो मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।